साथियों नमस्कार। सीटेट के लिए हमारी विशेष श्रृंखला 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो विश्वास कीजिए 15 मिनट की वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। हर दिन हम आपके लिए एक 15 मिनट की वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें हम बात करते हैं 15 से अधिक प्रश्नों की बात करते हैं जो कि सीटेट की पूर्व की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और निकट भविष्य से उन्हीं अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। तो अगले 15 मिनट तक इस वीडियो को देखिएगा और फिर हमें कमेंट करके बाद में बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। साथियों आइए प्रश्नों की बात करते हैं और पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। पहला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। आप जानते हैं कि भाषा अर्जन भी होती है, भाषा अधिगम भी होता है। दोनों प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन दोनों प्रकार की चीजों में भाषा त्रुटि जो शुरुआती समय में होती है उसका अतिशय रूप कौन सा है? तो अगर बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है, बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। तो साथियों जब शुरुआती समय की बात करेगा भाषा अर्जन में अतिशय त्रुटि की बात करेगा तो ऐसे में हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प जो दिया गया यहाँ पर वह उत्तर सही हो जाएगा कि बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। ये उनकी त्रुटि है क्योंकि उड़ती हुई सभी चिड़िया गौरैया नहीं हो सकती है, लेकिन संभव है कि जब पहली बार उन्होंने चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा तो किसी ने उनको समझा दिया होगा कि जो उड़ रहा है वो गौरैया है और उसी को ध्यान में रखते हुए अब वो हर उड़ने वाली चिड़िया को गौरैया कह रहा है, जो कि उनके स्तर से बड़ी त्रुटि है। प्रश्न संख्या 2 की बात किया तो कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? प्रथम भाषा का मतलब यहाँ पे किससे? प्रथम भाषा का मतलब यहाँ उसकी मातृभाषा से है। तो कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा को कैसे सीखता है? आतिथ्य सत्कारी परिवेश में, निजी रूप से सिखलाने वाला परिवेश, औपचारिक परिवेश में या स्वाभाविक परिवेश में। तो बच्चे जो भाषा को सीखते हैं वो कहाँ पर सीखेंगे? स्वाभाविक परिवेश में सीखेंगे, जो नेचुरल एटमॉस्फेयर होगा वहीं पर वो चीजों को सीखते हैं। साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर कोई अध्यापक नई शब्दावली सिखा रहा है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? कह शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए, शिक्षार्थियों को संदर्भ शब्दों का प्रयोग करने के लिए अवसर देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के ड्रिल अभ्यासों के माध्यम से शब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए या शिक्षार्थियों को शब्द याद करने और जहां आवश्यक हो प्रयोग करने के लिए वहां कहना चाहिए। तो साथियों जब भी कोई नई शब्दावली सिखाई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा कि शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए। मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूं, जहां भी प्रयोग के अवसर की बात आएगी, किसकी बात आएगी? प्रयोग के अवसर की बात आएगी, हमेशा यह विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रयोग के अवसर। क्योंकि प्रयोग के अवसर ही वह तरीका है जिसकी सहायता से आप विद्यार्थियों को बेहतर प्रकार से सिखा पाते हैं। साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो 4 नंबर प्रश्न है कि भाषा अधिगम के लिए कथा वाचन का एक युक्त के रूप में उद्देश्य नहीं है। यानी कि अगर हम किसी बच्चे को भाषा अधिगम कराते हैं और भाषा अधिगम के लिए हम कथा वाचन का प्रयोग करते हैं तो कह रहे हैं इस कथा वाचन का जो हम प्रयोग करते हैं इसमें से कौन सा एक तरीका उसके लिए सही नहीं माना जा सकता है या युक्ति के तौर पर उसे नहीं प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा अपनी ही तरह से कहानी कहने के अवसर देना, मतलब हम कथा क्यों सुनाते हैं बच्चों को? अपनी ही तरह से कहानी कहने के अवसर देना, शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को विविध संस्कृतियों का अनुभव देना या कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो साथियों हम जब किसी बच्चे को कथा वाचन करते हैं तो उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं होता कि शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना। हम नैतिक शिक्षा देने के लिए कथा नहीं सुनाते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि वह हमारी तरफ से ही कहानी कहने का अवसर उसको मिल जाए, उसको अलग अलग संस्कृतियों का ज्ञान हो जाए, उसमें कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास हो जाए। तो ऐसे में 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका बी विकल्प हो जाएगा। साथियों 5 नंबर प्रश्न की बात करें उससे पहले आप सबको बता दें कि सीटेट का बैच हमारे ऐप पर उपलब्ध है। आप जाकर के 1 to 5, 6 to 8 या फिर कॉम्बो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप सभी के लिए बेहतर बात यह है कि 30% का फ्लैट ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पे उपलब्ध है। आप जाकर के उसके साथ जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति ना होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? मतलब यह है कि जब कोई विद्यार्थी लक्ष्य भाषा सीख रहा है, उस लक्ष्य भाषा सीखने के दौरान आपने क्या कर रखा है? उसकी मातृभाषा पर की एंट्री पे बैन लगा रखा है। एक प्रकार से मतलब यह कि लक्ष्य भाषा आप सीख रहे हैं, लेकिन लक्ष्य भाषा सीखने के दौरान आपको जो है आपको
अपनी जो मातृभाषा है इसका प्रयोग नहीं करना है। सामान्य शब्दों में कहें तो अंग्रेजी सीखने के दौरान आपको हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, बस ध्यान ये रखना है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं जो कि आपकी लक्ष्य भाषा है, अंग्रेजी सीखने के दौरान आप हिंदी के प्रयोग से आपको रोका जा रहा है, इसका मतलब कि आप प्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको साथियों? इसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है और डायरेक्ट मेथड की सहायता से अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं कुछ गतिविधि कुछ एक्टिविटी के द्वारा मोटिवेट होते हैं। वो कौन सी गतिविधियां हैं? जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो देखिए जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे एक ऐसी एक्टिविटी से इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं जो उनके लिए मीनिंगफुल होती हैं, जिससे उनमें अर्थ उनको समझ आता है। तो ध्यान ये रखना है कि बच्चे उन्हीं गतिविधियों से मोटिवेट होते हैं, एक्टिविटीज से इंस्पायर होते हैं जो उनके लिए कैसी होती हैं? अर्थपूर्ण होती हैं। तो ऐसे में सही उत्तर क्या लगाएंगे आप? सही उत्तर लगाएं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अगले प्रश्न की बात करें, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे अनुगमन कर रहे किस चीज का? फिर से पढ़िए। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने की योग्य बनाती है, यानी कि इस प्रकार से कैपेबल कर देते हैं कि आप अपनी भाषा को क्या कर पाए? आप अपनी भाषा को अर्जित कर पाए। अगर वो यही तरीका अपनाती है तो आखिर वो किस चीज का प्रयोग कर रही है? स्वयं करो रणनीति का, या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम का, करके सीखने के उपागम का, या कहानी कथन उपागम का? तो साथियों अगर शिक्षिका महोदय ऐसी कर रही तो इसका मतलब वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम का प्रयोग करें। किसका प्रयोग कर रही? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम का प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो सहज ज्ञानवादियों का यह विचार कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने में उसका प्रयोग करने योग्य बनाती है, ये क्या कहलाती है? तो हम सभी जानते हैं कि जब भी सहज ज्ञानवादियों की बात की जाएगी, जिनका यह मानना है कि बच्चों में इस प्रकार की सहजात मानसिक योग्यता पाई जाती है जिसके चलते वो अपने आसपास के परिवेश में जो भाषा होती है उसको बड़ी आसानी के साथ अर्जित कर पाते हैं, और न केवल बड़ी आसानी के साथ अर्जित कर पाते हैं बल्कि उनको सीख करके उनका प्रयोग भी कर पाते हैं। अगर इस प्रकार की बात की जाए तो ये भाषा अर्जन युक्ति की बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक हुए नॉम चॉम्स्की, भाषा वैज्ञानिक हुए नॉम चॉम्स्की हुए, इनका मानना था कि जितने बच्चों का जन्म होता है इन सभी बच्चों में LAD पाया जाता है। LAD का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन यंत्र पाया जाता है। बच्चों में क्या पाया जाता है? बच्चों में भाषा अर्जन यंत्र पाया जाता है। और इसी की बात जो है सहज ज्ञानवादी कर रहे हैं, यानी कि जिनका मानना है कि बच्चों में भाषा को अर्जित करने की सहजात मानसिक योग्यता पाई जाती है। तो यहां में सी विकल्प टिक करना है। अगला प्रश्न कह रहे भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है सामान्य तौर पे कारणों का पता लगाना। अगर किसी बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है तो हम क्या करते हैं? हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बच्चे को जो सीखने में कठिनाई हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है। तो प्रश्न कह रहे कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों यानी कि कमियों को जानना, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना। तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि भाई निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कमियों का पता लगाना। क्या करना? कमियों का पता लगाना। हम ये जानने का प्रयास करते कि आखिर क्या वजह रह गई, क्या समस्या रह गई जिसके चलते विद्यार्थी सही प्रकार से या उचित प्रकार से नहीं सीख पाए। साथियों अगला प्रश्न 10 नंबर का कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इससे बच्चे कह रहे प्राथमिक स्तर की जब कक्षा की बात की जाएगी तो उस प्राथमिक स्तर की कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा इसलिए लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं। तो याद करना तो हमेशा क्या है? नेगेटिव। मैंने आपको कई बार बताया कि जहां भी याद करने की बात आएगी वो हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। फिर क्या भाषा की संरचना समझ पाते हैं, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं, जहां जहां भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। तो साथियों 10 नंबर का जो प्रश्न है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर कि जहां जहां भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं, इसलिए इनके लिए एक निवेश समृद्ध परिवेश की आवश्यकता होती है, यानी कि आसपास से अपनी भाषा को बेहतर प्रकार से ले पाए। साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो 11 नंबर का प्रश्न है। उससे पहले आपको बता दें कि सीटेट का हमारा बैच उपलब्ध है 1 to 5, 6 to 8 और फिर
कॉम्बो फॉर्मेट में उपलब्ध है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। प्रश्न कह रहा है एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है? तो हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार का जो उपागम है ये प्रकृतिवादियों के साथ मेल खाता है, जिनको हम सहज ज्ञानवादी भी कहते हैं, उन्हीं के साथ ये मेल खाता है। मानते हैं कि नेचुरल पोटेंशियल उनमें है कि वह अपनी भाषा को क्या कर पाते हैं, अर्जित कर पाते हैं। अगला है एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में, बुनियादी वर्ष का मतलब है कि विद्यालयी शिक्षा का जो शुरुआती समय है हम उसकी बात करें, तो क्या एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में क्या सिखाता है? भाषा की कक्षा में शब्द सिखाता है, शब्द समूहों को सिखाता है, शिशु गीत सिखाता है, तुकबंदी सिखाता है और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। यह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? क्या समग्र भाषा उपागम का, शब्द विधि का, स्वनिम उपागम का या समग्र वाक्य उपागम का? तो शिक्षक महोदय अगर ऐसा कर रहे हैं कि वह शुरुआत से ही बच्चों को शब्द सिखा रहे, शब्द समूह सिखा रहे हैं, शिशुगीत सिखा रहे, तुकबंदी सिखा रहे हैं और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवा रहे हैं, इसका मतलब भाषा के अंतर्गत जितनी भी चीजें होती हैं उन समस्त प्रकार की चीजों का उपयोग जो है शिक्षक महोदय कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ए विकल्प कर लेंगे। साथियों 13 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है? कक्षा 3 की शिक्षिका है, कक्षा 3 की एक बालिका है, शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह वाक्य करने का प्रयास करे। क्या करने का प्रयास कर रही है? संकेत बनाने का, संकेत खोलने का, अर्थ निर्माण का या फिर अर्थ के लिए पठन। तो साथियों जब इस प्रकार का प्रश्न कभी आए तो तुरंत आप ध्यान दीजिए कि ये जो विद्यार्थी के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है ना, कि वो क्या कर रही है, वो अक्षर की ध्वनि समझ ले रही है, अक्षर की ध्वनि को समझ ले रही है या फिर वो पढ़ ले रही है। तो देखो अगर वो इसको डिकोड कर रही है, मतलब उस मैसेज को समझ पा रही है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है वो क्या कर रही है, वो डिकोडिंग कर रही है। तो हम क्या लगा देंगे, डिकोडिंग लगा देंगे, क्योंकि कक्षा 3 की बच्ची जो है एनकोडिंग तो कर नहीं पाएगी, केवल और केवल डिकोडिंग की बात कर रहा है तो डिकोडिंग कर ले जाएगी। 14 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है, या फिर लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने के दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता है। तो 14 नंबर प्रश्न की जब बात करेगा साथियों, तो जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब भाषा निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए एक भाषा में अगर आप निपुण होते तो दूसरी भाषा के विकास को बाधित नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, वो अंतर संबंधित होता है। जैसे अगर आपने संस्कृत पढ़ रखा है तो संस्कृत पढ़ने के बाद जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो संस्कृत की जानकारी हिंदी सीखने में आपकी क्या करती है, मदद करती है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना, बी विकल्प को सही करना है कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास जो है अंतर संबद्धता से होता है। और 15 नंबर का प्रश्न आपसे करें कि ध्वनि ग्रामिक यानी कि स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि हमारा यह प्रयास यानी कि द ऑफिस एकेडमी का ये 15 मिनट का शो आपको कैसा लगता है और आप किस प्रकार के प्रश्नों की आप हमसे अपेक्षा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।